अरे रमेश, तुमने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया क्या? तुम नहीं जानते कि आज वो दिन है जिसका प्रजा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या तुम राजमहल की तरफ जा रहे हो? चलो भाई चलो, मैं भी चलता हूं। क्या तुम राजमहल की तरफ जा रहे हो? चलो भाई चलो, मैं भी चलता हूं। कार्य तो मैंने कब के सब समाप्त कर लिए। हाँ, और नहीं तो क्या, आज ही तो समय पर राजमहल पहुंचना बनता है। आज हमें अपने नए महाराज जो मिलने वाले हैं। लेकिन रमेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराज प्रजा के हित में फैसला करें और अपने छोटे बेटे को राजा बना दें। वीर सिंह राजकुमार तो बहुत होनहार हैं, युद्ध रणनीति भी उन्हें बखूबी आती है। अब देखा जाएगा कि क्या होता है। राजगद्दी और सत्ता है ही ऐसी चीज जिसे पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व सब नहीं निभा पाते। राजा प्रजा के हित में ही फैसला ले तो अच्छा है। ये बातें करते हुए वो राजमहल पहुंचे। राजमहल के बाहर गांव की सारी जनता एकजुट होकर बस इंतजार कर रही थी। मैंने आपकी सेवा की, अपना कार्य सत्य निष्ठा से निभाया, हमारा गांव प्रगति के मार्ग पर चले। मैंने वो सब कार्य किए, परंतु हमारा साथ यहीं तक था। अब ये कार्यभार, ये उत्तरदायित्व अपने पुत्र के नाम करने का समय आ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज मेरा जो भी निर्णय होगा वो मेरे पुत्र मोह में नहीं बल्कि राज्य की उन्नति के लिए होगा। ये सुनकर सभी तालियां बजाने लगे। इतने में ही ढोल नगारे बजने लगी, फूलों की बरसात होने लगी और इसी के साथ दोनों राजकुमार रवि सिंह और वीर सिंह दोनों ने अपने पिता को प्रणाम किया। जनता की पलक तक नहीं झपक रही थी, जिसके साथ राजा ने वो मुकुट छोटे बेटे वीर सिंह के सर पर रखा। ये देखते ही जनता में चारों ओर खुशियां फैल गई। सभी के मन में उल्लास भर गया। महाराज वीर सिंह की जय, महाराज वीर सिंह की जय, महाराज वीर सिंह की जय। लेकिन ये देखकर रवि सिंह को बहुत गुस्सा आया। रवि अपने पिता से कुछ नहीं कहता। वो एक हल्की मुस्कान के साथ सभा छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वीर सिंह को बिरयानी बहुत पसंद थी, इसीलिए वीर सिंह की पसंदीदा बिरयानी पूरे राज्य में बंटवाई गई। जनता ने खूब खुशियां मनाई। अगले दिन बाजार में बहुत रौनक थी। क्या बात है! आज तो हमारा बाजार बिल्कुल किसी महल की तरह सजाया गया है। महाराज वीर सिंह अब हमारे राजा हैं। लेकिन जो भी कहो बहन, मुझे तो लगा था कि इस निर्णय से दोनों भाइयों में तकरार पैदा हो जाएगी, परंतु बहुत बड़ा हृदय है राजकुमार रवि का। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बेचारे अपना दर्द कैसे छिपाते। माहौल खराब ना हो जाए इसलिए वो वहां से चले गए, एक शब्द भी ना बोले। अच्छा भाई, अब आप दोनों मेरी दुकान के सम्मुख खड़े खड़े सिर्फ बातें ही करोगी या बताओगे कि क्या सामान लेना है? हाँ हाँ हाँ, मुझे 2 किलो दाल ले। राजा के फैसले से जनता बहुत खुश थी। चारों तरफ राजमहल की ही चर्चा हो रही थी। सभी रवि सिंह राजकुमार की बहुत सराहना भी कर रहे थे। उधर राजमहल में वीर सिंह आए दिन अपनी सेना को बढ़ाने के उपाय निकालता रहता। अरे भैया रवि, आप आइए आइए। हम देख रहे हैं कि तुम जोरों शोरों से पूरी लगन के साथ अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। आज आपने सच में साबित कर दिया कि आपका कद सदैव मुझसे ऊंचा ही है। परंतु आप ये याद रखना कि ये राजगद्दी हम दोनों भाइयों के प्रेम के बीच में कभी नहीं आ सकती। भैया, आप सदैव मुझसे बड़े रहेंगे। रवि राजकुमार मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वीर सिंह को बिरयानी बहुत पसंद थी, इसीलिए महल में भी अक्सर बिरयानी ही बना करती थी। ऐसा कौन सा मसाला है जो मुझे बिरयानी के चरम सुख तक ले जाएगा? मैंने अलग अलग हाथों से बनी बिरयानी चखी है, परंतु मुझे वो स्वाद कहीं नहीं आया जिसे मैं आज तक ढूंढता आया हूं। महाराज, आज के भोजन में कुछ कमी है क्या? क्षमा चाहूंगा राजा साहब।
अरे अरे, क्षमा की क्या आवश्यकता है? खाना ही तो है, ऊपर नीचे होता रहता है। हरी बिरयानी, हरी बिरयानी। अरे आओ 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 आओ, भर पेट बिरयानी खाओ, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, 10 रुपए की प्लेट खाओ। आओ आओ, बिरयानी खाओ, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी और कहीं नहीं मिलेगी। आपके राज्य और आपके गांव के लिए मैं लाया हूं 10 रुपए प्लेट बिरयानी। सुनो सुनो, ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। भैया, जरा एक प्लेट बिरयानी देना। अरे, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है भाई। अच्छा, एक काम करो, 5 प्लेट पैक भी कर दो। ऐसे ही देखते देखते उस आदमी का बिरयानी का बर्तन बिल्कुल खाली हो गया। लेकिन लोगों की भीड़ तब भी कम ना हुई। अब प्रतिदिन उस आदमी के ढाबे पर बहुत भीड़ रहने लगी। राजा जी, एक बिरयानी वाला आया है जो मात्र 10 रुपए प्लेट की बिरयानी बेच रहा है। हमें शक है कि वो खराब किस्म का सामान प्रयोग करता है जो लोगों के लिए हानिकारक है। मैं स्वयं जाऊंगा इस मुद्दे की तहकीकात करने। हमें इसका पता लगाना ही होगा महाराज। आप चिंता ना करें, मैं भेष बदल कर जाऊंगा। राजा फौरन अपना भेष बदल लेता है। उसके बाद वो उस बिरयानी वाले की दुकान में पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सुना है कि तुम 10 रुपए प्लेट बिरयानी बेचते हो। कृपया एक प्लेट बिरयानी लगाना। जी, मेरा नाम सुरेश है। मैं अभी लगा देता हूं। एक प्लेट बिरयानी, ये लीजिए। बिरयानी खाने के बाद, अद्भुत, ऐसी बिरयानी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब लेकिन कहीं तुम इसमें कोई मिलावट तो नहीं करते ना? अरे, ये सुबह सुबह कैसी बातें करते हैं आप? मैं भला मिलावट क्यों करूंगा? एक दिन अपना चेहरा ऊपर वाले को भी तो दिखाना है। भला ऐसा घालमेल करके मुझे क्या मिलेगा? परंतु 10 रुपए प्लेट बेचकर क्या तुम्हें घाटा नहीं होता? अरे भाई, तुम्हें सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या? अभी काम का समय है, बातों का नहीं। और रही बात मेरे घाटे की, तो ये काम मेरे दादा परदादा के जमाने का है और मैं बस जनता की सेवा ही तो कर रहा हूं। अगर कम पैसों में मैं सबको आनंद दे सकता हूं, तो मैं वो कार्य क्यों ना करूं जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। वैसे भी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है भैया, अब आप जाओ, बहुत भीड़ आ रही है। इसके बाद राजा अपने महल पहुंचा। अगले दिन राजा ने तहकीकात के लिए कुछ सिपाहियों को बिरयानी वाले की दुकान में भेजा। तहकीकात में उन्हें कुछ न मिला। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे किसी भी कार्य में कोई मिलावट नहीं मिलेगी। अरे, मैं बहुत परिश्रम से और ईमानदारी से अपना कार्य करता हूं। भला महाराज को मुझ पर शक क्यों हुआ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। कभी भी सस्ते दाम में कुछ नहीं बेचूंगा। मैं बहुत साधारण मनुष्य हूं। मुझे काल कोठरी में मत डालिए। सैनिकों ने जांच भी की, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है महाराज। अरे, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें काल कोठरी में डालूंगा? बल्कि मैंने तो तुम्हें यहां बावर्ची की नौकरी के लिए बुलाया है। क्या तुम राजसी बावर्ची बनोगे? मेरे लिए प्रतिदिन ऐसी ही बिरयानी बनाओगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दे सकता हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। महाराज, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाऊंगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा महाराज। उस रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, तभी बगीचे की तरफ सुरेश किसी को इशारा करता है। यहां से जाओ। मैंने कहा ना जाओ। मुझे समय मिलेगा तब मैं स्वयं तुमसे बात करूंगा। किसी के कदमों की आहट हुई और कदमों की आवाज सुनते ही काली शॉल ओढ़े हुए वो आदमी वहां से भाग गया। ये लीजिए महाराज, गर्मा गर्म भोजन तैयार है। परंतु ये क्या, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं? हाँ सुरेश, विषय ही चिंता का है। हमारे राज्य पर वर्षों से नजरें गड़ाए हुए मथुरा राज्य का राजा रणजीत हम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अगर वो आक्रमण करेंगे तो विजय तो हमारी ही पक्की है ना महाराज? नहीं नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था महाराज कि हमारे पास तो ढेर सारी सेना है।
मथुरा राज्य के महाराज के पास हमसे दुगनी सेना है और मुझे भय है कि अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो आक्रमण करने में एक दिन भी जाया नहीं करेंगे। सुरेश बड़ी ही देर से बगीचे में किसी का इंतजार कर रहा था। अंधेरा होते ही धीमी कदमों की आहट के साथ काली शॉल ओढ़कर अपने मुंह को ढका एक रहस्यमय आदमी सुरेश के पास आ पहुंचा। अरे, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सोचना पक्की है। मैंने ये सब इस पत्र में लिख दिया है। अभी तक राजभवन में सब जाग रहे हैं। अगर किसी को भी मुझ पर जरा भी शक हुआ ना, या भूल से भी तुम्हें यहां किसी ने देख लिया, तो अनर्थ हो जाएगा। तुम अभी जाओ यहां से। सुरेश के हाथ से वो कागज लेकर वो रहस्यमय आदमी वहां से फौरन गायब हो गया। सुरेश, पूरे राजभवन के लिए तुमने बिरयानी बना दी? कुछ ही समय बाद मंत्री वहां दमदमता हुआ भाग कर आया। रुक जाइए महाराज, ये बिरयानी मत खाइए। लेकिन क्यों? सैनिकों, फौरन इस बिरयानी वाले को बंदी बना लिया जाए। क्या बात है मंत्री जी? अब तो बताइए मंत्री जी, बात क्या है? सुरेश को बंदी क्यों बनाया गया है? ये देखिए, इस डब्बी के अंदर नशीला पदार्थ था और ये मुझे रसोई घर में भोजन बनाने वाले बर्तनों के पास मिला। इस बिरयानी में अवश्य कुछ ना कुछ मिला है। मुझे इस सुरेश पर प्रारंभ से ही शक था कि भला कोई 10 रुपलेट बिरयानी कैसे बेच सकता है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? आप ये मुझ पर कैसा आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं जानता कि ये नशीला पदार्थ यहाँ कैसे पहुंचा। मैंने अपनी बिरयानी में कुछ नहीं मिलाया। फिर तुम ये बिरयानी स्वयं खाकर हमें यकीन दिलाओ कि तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। इसे खाने के कुछ समय बाद अगर तुम बेहोश नहीं हुए तो हम मानेंगे कि तुम्हारी ईमानदारी पर हमने यूं ही शक किया। सुरेश कुछ बता पाता कि इतने में ही मथुरा राज्य की सेना महल में दाखिल हुई। सिपाहियों, जल्दी से आक्रमण करो, तलवार निकालो, शत्रु ने आक्रमण किया है। सब कुछ इतना अचानक हुआ, वीर सिंह और पूरा राज्य इसके लिए भी तैयार नहीं था। मथुरा के सिपाहियों ने पूरे महल को एक शमशान बना दिया। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं। लड़ते लड़ते राजा भी बहुत जख्मी हो गया। वीर सिंह अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहा। वो अपनी मौत के करीब था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि तभी उसने देखा कि रवि सिंह उसके पास आ रहा है। मेरे प्यारे भाई वीर सिंह, कैसे हो तुम? आज मेरे हृदय को बहुत ठंडक मिल रही है। जिस तरह से पिताश्री ने मुझसे ये राजगद्दी छीन ली थी और भीख में तुम्हें दे दी थी, और तुमने ये सारी सत्ता, इस सारे ठाट बाट को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, उसी तरह मैंने आज तुम्हारे जीवन को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरे, इस मंत्री को अपनी टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना, इसीलिए मैंने इसकी टांग ही काट दी। अच्छा खासा सुरेश ने तुम्हारी बिरयानी में नशीला पदार्थ मिला दिया था। सारा राजभवन नशे में सो रहा होता, और जब तुम्हारी आंखें खुलती तब तुम राजगद्दी पर मुझे बैठा हुआ देखते। और इसीलिए पहले मैंने सुरेश को इस गांव में भेजा और इससे कहा कि वो अपनी बिरयानी को 10 रुपए प्लेट में बेचे, ताकि तुम्हारी नजर इसके ऊपर पड़े। मैं जानता था कि बिरयानी के पीछे बहुत लाट टपकेगी तुम्हारी। तुम इसे राजमहल तक अवश्य ले आओगे, और वैसा ही हुआ। तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने राजभवन और राज्य का इतना बड़ा भेद एक बावर्ची को बता दिया कि तुम्हारे पास सेना कम है। आपने अपने छल किया, आपने खंजर भोंका है अपनों की पीठ पर, लेकिन इस राज्य का सुख तुम भी नहीं भोग पाओगे जो तुमने किया है। उन कर्मों का हिसाब तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहते ही वीर सिंह इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चल बसा। आज से इस राज सिंहासन का स्वामी मैं हूँ, मैं हूँ। रुक जाओ, अरे इतनी भी क्या जल्दी है रवि सिंह? मूर्ख तो तुम हो। किसी को अगर मूर्खता की मूरत बनानी हो तो वो तुम्हारी ही मूरत बनाए। मथुरा के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते। अरे मूर्ख, तुम अपने ही भाई से इतना जल रहे थे कि तुमने उसकी मौत की तैयारी कर ली, तो मैं तो फिर भी तुम्हारा गैर हूं। आपने अपने छल किया, आपने खंजर भोंका है अपनों की पीठ पर, लेकिन इस राज्य का सुख तुम भी नहीं भोग पाओगे जो तुमने किया है। उन कर्मों का हिसाब तुम्हें अवश्य मिलेगा।